नया चैप्टर अब है आपके सामने, सर्कुलर मोशन। अब यहां पर ये दो कंडीशन देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब होगा यदि कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि पार्टिकल के पास v तो है ही, साथ ही चूंकि ये v हम लोग टेंजेंट के डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी मौजूद है, जिस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो स्पीड बदलने का काम करता है, और सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं at। तो यहां नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब भी चेंजिंग, स्पीड चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और यहां ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म, तब भी डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंजिंग। वेलोसिटी, डायरेक्शन वर्ड देखना, इज चेंजिंग, बट स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। तो जब आप यूनिफॉर्म की भी बात करते हैं, तब भी वहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी के चेंज होने पर इसका मतलब है कि यहां एक्सेलरेशन आता होगा इस केस में भी, और एक्सेलरेशन अभी जो आता होगा वो कैसे लिखते होंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, या v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन ये याद करिए, आप डेल्टा टी के फॉर्मेट में इसे नीचे लिख सकते हैं। और वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, वेक्टर के डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, देखना ना, माइनस, ये बीच में प्लस कर दो और माइनस वाले को ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि वेक्टर सम का फॉर्मूला आपको याद है, v फाइनल प्लस प्लस माइनस v इनिशियल। तो ये जो एक्सलेशन अभी आप देख रहे हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहा है। और याद करिए ये कैसे लिखा करते थे, v स्क्वायर v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस v फाइनल v इनिशियल कॉस फाई, जो भी एंगल होगा इन दोनों के बीच में, अपॉन डेल्टा टी। इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल जा सकता है इस एक्सलेशन का। जब हम यूनिफॉर्म देख रहे हैं स्पीड, तब भी सर इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, v फाइनल और v इनिशियल का मैग्नीट्यूड तो बदला ही नहीं। तो एक्सलेशन के लिए तो इसे आप लिख सकते हो v स्क्वायर प्लस ट्वाइस v स्क्वायर कॉस फाइव, स्क्वायर रूट में बाय डेल्टा टी। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? अरे यार, v जब बदला ही नहीं तो फाइनल भी v, इनिशियल भी v, और फाई क्या है सर? v फाइनल और माइनस v इनिशियल के बीच का एंगल, क्योंकि उन दोनों वेक्टर को आपने ऐड किया है यहाँ। सर ये तो एक्सलेशन में सब्सट्रैक्शन था। हाँ यार, तो माइनस को मैंने इनिशियल के साथ भेज दिया ना, तो v फाइनल और माइनस v इनिशियल इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त फॉर्मूला याद है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई या थीटा, जो भी। तो सर इसका मतलब भीतर में 2v स्क्वायर हम कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ आप सही सोच रहे हो, यदि 2v स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस cos फाई, और ये पूरा डाटा जो है वो स्क्वायर रूट के भीतर है, और ये न्यूमरेटर में है,
फ्रैक्शन जो लिख रहे हैं उसके ऊपर, और नीचे ये डेल्टा टी, नीचे है डेल्टा टी। और याद करो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, इसे लिखते हैं 2 sin स्क्वायर 5/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, अपॉन डेल्टा टी। सर क्या क्या लिखवा रहे हो इतने छोटे छोटे अक्षरों में? हमने आपको केवल ये कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी फिर भी बदल रहा है। थोड़ा सा भी यदि मुड़ता है पार्टिकल तो वहां एक्सेलरेशन अब भी एग्जिस्ट करेगा, जबकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदलने के कारण एग्जिस्ट करेगा। और उस एक्सेलरेशन का मैं आज वैल्यू ढूंढना चाहता था, तो वैल्यू के लिए तो एक ही तरीका है मेरे पास, डिफिनीशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। मैंने प्रोसीड किया, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैंने क्या लिखा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अपॉन डेल्टा t वाला आइडिया। वहां पर 1 प्लस cos फाई हो जाता है 2 sin स्क्वायर 5/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं, इनको अलग से लिखकर याद कर लीजिएगा। 1 प्लस cos फाई इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर 5/2। अब यहां देखिए भीतर में दो बार है 2, एक है v स्क्वायर और एक है sin स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हट जाएगा और डाटा जो बाहर आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं a इक्वल्स टू ट्वाइस v sin 5/2 अपॉन डेल्टा टी, स्क्वायर रूट गायब हो गया। अब यहां फाई क्या है, एंगल है, किसके बीच का एंगल है? वो तो फाइनल और इनिशियल के बीच का एंगल है। तो ध्यान से देखिए, फाइनल और इनिशियल के बीच का जो एंगल दिखेगा, एक मिनट यार, ये यहां मैं थोड़ा सा सुधार करूं। ये जो होता है ना 1 प्लस cos फाइव, इसको मैं अलग से लिख के आपको समझा देता हूं। 1 प्लस cos फाइव को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप 2 cos स्क्वायर 5/2 वहां देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं? 2 cos स्क्वायर 5/2। तो यहां पर कौन आ रहा है? cos स्क्वायर, हटके cos। ध्यान दीजिएगा बाहर कौन आ रहा होगा? बाहर आ रहा होगा cos 5/2। अब ये फाई का कहानी कहां से आएगा? ये भी बड़ा मुश्किल सा काम है। फाई है v फाइनल और माइनस v इनिशियल के बीच का एंगल। उसको अगले पेज पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये अगले पेज पे मैं कैसे लिखूंगा इस आइडिया को, उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगले पेज पे देखिए, ये सर्किल यहां पर है टाइम 0 पे पार्टिकल, ये स्पीड भी, और यहां से थोड़ा आगे आ गया। कितना आगे आ गया? ये 5 मान लो आगे आ गया, छोटा सा एंगल। कब? ये टी टाइम आगे चलते चलते, टी प्लस डेल्टा टी होते होते, टी प्लस डेल्टा टी होते होते, बहुत छोटा सा टाइम आगे बढ़ते हुए यहां पर भी इधर आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये है फाइनल और ये है इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनिशियल है यदि इसको माइनस करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो यहां मैं इधर बनाता हूं, ये इधर बनाता हूं, ये है v इधर इनिशियल वाला, और यदि मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस v इनिशियल डायरेक्शन के साथ। और इनके जितना हमने एंगल बनते देखा, जितना ये यदि ये एंगल यदि मैं छोटा सा एंगल कहता हूं dt टाइम में डेल्टा थीटा, यहाँ एंगल डेल्टा थीटा ये घूम गया, तो यहाँ भी, और ये यदि ये डेल्टा थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, 90 माइनस डेल्टा थीटा। और इस तरफ टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ होगा π/2 और यहाँ हो रहा है π/2 माइनस थीटा। तो इन दोनों को π/2 माइनस डेल्टा थीटा, सर कैसे? तो इसको एक्सटेंड करके नीचे तक लाओ ना, इसको एक्सटेंड करके यदि नीचे तक लाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री है, ये डेल्टा थीटा है, तो ऊपर वाला जो कोना होगा वो कितना लिख देंगे? 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, π/2 माइनस डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा थीटा बाई 2 नहीं, डेल्टा थीटा।
अब ये जो डाटा है तो v फाइनल और v इनिशियल के बीच में कितना एंगल दिखने लगा? तो आपने देखा कि जब ये यहां से, अब ये छोटे से डायग्राम में तो दिख नहीं रहा होता है, आपने ये यदि यहां से देखा कि ये यहां आ गया और इनके वेलोसिटी का इनिशियल वाला फाइनल वाला और ये माइनस इनिशियल वाला इनके बीच में एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 कहां से आया है? यदि इसे भी समझना हो आपको तो पहले देखिए, यहां से यहां तक है पाई बाई 2 और यहां से यहां तक है ये डेल्टा थीटा और ये है पाई बाई 2 माइनस डेल्टा थीटा। तो ये दोनों जो हैं आपने देखे इनके वैल्यूज। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है, इनिशियल वाला माइनस के साथ ये फाइनल वाला वैल्यू और उनके बीच में जो एंगल दिख रहा है, इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना लिखेंगे आप? पाई माइनस डेल्टा थीटा। ऐड करिए दोनों। तो जब आपने एक्सेलरेशन लिखा है तो एक्सेलरेशन क्या लिख दिया है? 2v cos फाई बाई 2। फाई कौन है? एंगल किनके बीच का? v इनिशियल और माइनस v फाइनल और माइनस v इनिशियल के बीच का। तो उसके बदले मैं लिख रहा हूं पाई माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेता हूं साइन, यहां देखिएगा कॉस है, कॉस पाई बाई 2 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 और ये किस में बदल जाता है? कॉस 90 माइनस थीटा, आपने याद किया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन। और यदि बहुत छोटा हो एंगल तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, 2v डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, v इंटू ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर, तो ये हो जाता है v स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा को लिख सकते हैं v आर, ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। बड़ा लफड़ा है यार, ये v स्क्वायर आर तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। सर ये ओमेगा क्या है ये तो आपने नहीं बताया। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी यदि बहुत छोटा होता है तो इसे कह देते हैं डी थीटा बाई डी टी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, वैसे ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। आप ध्यान दीजिएगा। और आप एक रिलेशन देखिए, यदि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल यहां से यहां चला आता है तो ये जो आर्क लेंथ होगा यही तो कहलाएगा ds, और यहाँ जो एंगल है ये कहलाएगा डेल्टा थीटा। और इन दोनों में रिलेशन आप जानते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिट डायमेंशन चैप्टर से, डेल्टा थीटा लिखते हैं डेल्टा एस बाई आर, और यदि डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी 1 बाई आर डी एस बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर वाला रिलेशन यहां से आता है। ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, वी है डी एस बाई डी टी। तो जब आप चलते देखते हैं किसी पार्टिकल को छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, हमने देखा तो ये जो ओमेगा है घूमने का रेट है, घूमने का रेट, और जो वी है उनमें क्या रिलेशन आता है? वी बाई वी, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। आपको इन कहानी में क्या याद रखना है? एक तो हुआ कि डेरिवेशन हम सीखे कि v फाइनल माइनस v इनिशियल उनका वेक्टर सम। अच्छा, वेक्टर सम का डायरेक्शन क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए ना, दो वेक्टर एक जैसे हैं, दो वेक्टर एक जैसे हैं तो रिजल्टेंट तो ठीक बीचों बीच होगा। तो डेल्टा थीटा तो बहुत छोटा है, तो डेल्टा थीटा यदि टेंस टू 0 हो गया तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन किस लाइन पे आ जाएगा? ठीक बीच में, यही हो जाएगा। और चूंकि ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है इसीलिए इस एक्सेलरेशन को AC कहने लगते हैं नाम। और ये AC किसके बराबर याद रखना है हमें? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर।
और इसका क्या नाम रखते हैं, ये AC जो आता है इसका नाम रखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्यों एग्जिस्ट करता है या कब एग्जिस्ट करता है, जब डायरेक्शन बदलता देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। सर सेंटर की तरफ कैसे डायरेक्टेड हो गया, देखो यार दोनों भी है, तो दोनों भी के बीच में, तो एक तरफ 90 और दूसरे तरफ भी 90 माइनस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बहुत 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 छोटा है क्योंकि डेल्टा टी बहुत 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 छोटा है। तो आप क्या करते हैं, वहां डेल्टा थीटा के लिए यदि हम लोग पार्टिकल के मूवमेंट को देख पा रहे हो और बहुत स्मॉल एक टाइम इंटरवल के बीच में इनके डायरेक्शन के बदलाव को देखते हैं, तो उस बदलाव में एक्सेलरेशन आता दिख रहा है। और उस एक्सेलरेशन को हमने देखा किधर डायरेक्टेड, यदि डेल्टा थीटा या डेल्टा टी टेंस टू जीरो कहते हो, डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो कहते हो, इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये जस्ट सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगे और वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक्सेलरेशन दिखने लगेगा आपको। और उसका वैल्यू कितना आ जाता है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड इस एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाय r, या यहाँ हमने कहा ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा को कैसे देख पा रहे हैं कि यदि ये चक्कर लगा रहा है पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे, यहाँ पर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, चूंकि डेल्टा थीटा बहुत है कम, तो ये आर्क जो होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह आप देख पा रहे होंगे। और आर्क बाय रेडियस ये हो जाता था एंगल। प्लेन एंगल का डिफिनीशन यूनिट डायमेंशन मेथड में हम पढ़ चुके हैं। आर्क है ds बाय r इक्वल्स टू एंगल दैट इज डेल्टा थीटा। आप अब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो डेल्टा s बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो यहाँ फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको, v बाय r ओमेगा, या ओमेगा r ये v के बराबर होगा। बारी आएगी ओमेगा का एसआई यूनिट, तो ओमेगा का एसआई यूनिट हम लोगों ने क्या दिखा, एंगुलर वेलोसिटी इसे कह रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। और भी लीनियर स्पीड की आप बात करते हैं, और यदि भी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो हम देखेंगे ओमेगा भी कांस्टेंट। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। ये कैसे लिखेंगे, थीटा बाय ओमेगा, थीटा है 2 पाई और एक चक्कर की बात करते हो तो एक चक्कर मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो गया टाइम पीरियड। नहीं सर, मैं v से लिखना चाहता हूं टाइम पीरियड, तो एक चक्कर में s बाई v से यदि आप देखना चाहते हो तो s एक चक्कर में हो जाएगा 2 पाई r बाई v। यहां से देखिए 2 पाई अपॉन v बाई r, ये भी क्या हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि v बाई r ओमेगा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके एक चक्कर का जो टाइम हम देख रहे हैं ये 2 पाई बाई ओमेगा। और यदि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1 बाई टाइम पीरियड ओमेगा बाई 2 पाई। यदि यहाँ पर हम लोग ओमेगा को और देखें एक बार तो इसे लिखने का एक तरीका और आ सकता है 2 पाई एफ। जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होने पर हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन होगा या नहीं होगा। तो यदि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो कोई पार्टिकल, स्पीड कांस्टेंट हो, तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं बदला, स्पीड भी नहीं बदला, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा।
लेकिन यदि सर्कुलर पाथ है, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलेगा, और वहां जो हम एक्सेलरेशन देखते हैं किसी इंस्टेंट पर, मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में आपने वेलोसिटी के चेंज के बारे में बात की, वहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, तो वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और इसलिए उसका नाम रख देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका जो वैल्यू आता है वो आता है v²/r या ω²r। यहां ओमेगा का प्रैक्टिकल यूनिट देखिए, यदि कोई वॉशिंग मशीन आप खरीदने जाते हैं तो वहां कपड़े को धोने के लिए कपड़े को मशीन में घुमाया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके। तो मशीन यदि घुमाएगा तो मशीन अच्छा कब कहलाएगा? 1 मिनट में ज्यादा चक्कर लगा दे। बेकार कब कहलाएगा? 1 मिनट में 1 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए। अरे भाई, उससे अच्छा तो फिर हाथ से ही धो लें। तो इसका मतलब है कि आप यदि किसी मशीन की तारीफ करते देखते हो, किसी शॉप में वॉशिंग मशीन की तारीफ कर रहा है शॉपकीपर या सेल्समैन, तो यदि ये बताएगा कि इस मशीन का स्पीड है 100 रेडियन पर सेकेंड, तो सामने वाला लेमैन नहीं समझ सकता कि क्या बात कर रहा है ये सेल्समैन। तो जो ओमेगा का प्रैक्टिकल यूनिट होगा, वो प्रैक्टिकल यूनिट, ये रेडियन पर सेकेंड वाला तो साधारण भाषा है, मतलब सम है ही नहीं, ये तो जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए है। साधारण आदमी को आप क्या बता सकते हैं कि मशीन की स्पीड बहुत अच्छी है, तो कैसे बोलेंगे? और ये तो 30 आरपीएम की, आरपीएस की इसकी स्पीड है। अच्छा, 30 आरपीएस, हाँ, 1 सेकेंड में 30 चक्कर लगा देगा। यदि कह देते हैं 200 आरपीएम की स्पीड है, सर ये आरपीएस क्या है? 30 रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस, या यहां लिखते हैं 200 रोटेशन पर मिनट। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट ओमेगा को आप देखेंगे वो कुछ इस तरह का चर्चा किया जाएगा। इसको ओमेगा जो रेडियन वाले फॉर्मेट में आप ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे? तो जब आपके सामने ये रोटेशन पर सेकेंड है तो इसका मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे कैसे? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी तो वही था, 1 सेकेंड में कितना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो आप ध्यान से देखिए, लैंग्वेज में ही समझिए, ओमेगा लिखना चाहते हैं, यदि है एन, इस कंसेप्ट को देखिएगा और आगे के लिए याद रखिएगा, एन आरपीएम, एन रोटेशन पर मिनट। ध्यान दीजिएगा, एन रोटेशन अपॉन मिनट, पर के मतलब तो यही है, एन रोटेशन को रेडियन में ले जाएंगे तो एक रोटेशन होता है 2 पाई रेडियन, तो रोटेशन के बदले 2 पाई रेडियन और मिनट के बदले 60 सेकेंड, ये एन पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने ओमेगा को यदि बदलने की कोशिश की आरपीएम को, तो आरपीएम कैसे बदल करके पहुंचेगा, इनको समझिए। आरपीएम रोटेशन पर मिनट, तो याद मत करिए कुछ, आप लिखना जानते हैं रोटेशन पर मिनट, जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन अपॉन मिनट। और रोटेशन, 1 रोटेशन मींस 2 पाई रेडियन, एक चक्कर लगाना मींस 2 पाई रेडियन, और मिनट को आप सेकेंड में बदलते हैं क्योंकि आप ऐसा यूनिट में रेडियन पर सेकेंड ओमेगा के लिए डाटा यूज करना चाहते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, तो आपने 60 सेकेंड लिख दिया। प्रैक्टिकली देखो ये एग्जांपल, हाँ बताइए सर, ये n नंबर ऑफ रोटेशंस है। हाँ, n है। देखो ये ओमेगा का वैल्यू हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीन खुद पढ़ के देखो ना, इसका क्या मतलब है, n आरपीएम, इसको क्या पढ़ोगे आप, n रोटेशन पर मिनट, n है वो जो वैल्यू, जैसे नंबर होता 20, 30, 40, 120, 200, ऐसे कुछ। जैसे मैं बता रहा हूं एक एग्जाम्पल में इस आइडिया को और बेहतर, कि एक एग्जाम्पल देखिए,
इस एग्जाम्पल में आप बताइए, राइट एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड फॉर 120 आरपीएम। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा? ओमेगा इक्वल्स टू 120 आरपीएम को क्या सोचिएगा, 120 रोटेशन पर मिनट। तो 120 रोटेशन के बदले 2 पाई रेडियन और मिनट के बदले 60 सेकेंड। यहां से देख लीजिए, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सर मेरे समझ में नहीं आया, एक काम और करो, राइट ओमेगा फॉर 600 आरपीएम। 600 आरपीएम के लिए ओमेगा लिखने के लिए कहा गया आपसे, तो कैसे लिखोगे आप? ओमेगा इक्वल्स टू 600 आरपीएम, 600 रोटेशन पर मिनट। 600 रोटेशन के बदले 2 पाई रेडियन, एक चक्कर कितना 360 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन बाय मिनट, मिनट कितना 60 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर, सॉरी मिनट, हाँ ना, ये 60 10 20 ओमेगा का वैल्यू आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आप ये आरपीएम को कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही एक एग्जांपल में आप कन्वर्ट करिए, राइट ओमेगा फॉर 30 आरपीएस। अब आरपीएस के लिए लिख करके देखिए तो कैसे लिखा जाएगा। तो आरपीएस के लिए यदि लिखना चाहते हैं तो ओमेगा कितना हो गया 30 आरपीएस, 30 रोटेशन पर सेकेंड, 30 रोटेशन पर सेकेंड। 30 रोटेशन के बदले 2 पाई रेडियन और पर सेकेंड नीचे यही सेकेंड, ये हो जाएगा 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। सर आप इतना टाइम बर्बाद करवाओगे एक लिखने के लिए? अरे यार ये तो आप सीख रहे हैं, सीखते वक्त तो आपको थोड़ा लेंदी चलना ही पड़ेगा। तो जब भी कहीं डायरेक्शन बदलता देखेंगे सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल को, तो एक एक्सलेशन तो शर्तिया होगा, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो चाहे स्पीड बदल रहा हो, और उस एक्सलेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, कहेंगे आप सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, वैल्यू लिखेंगे v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। v का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यदि ओमेगा दिया गया होता है तो आप थोड़े परेशानी में आते हैं। ओमेगा हो सकता है आरपीएम में दिया हो, आरपीएस में दिया हो, और आपको यूज करना है रेडियन पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी की आप बात कर रहे हैं। सर इससे क्या फायदा होगा? तो यदि आप ओमेगा लिखना सीख गए, इन तीनों में कोई एग्जांपल मैं फिर से बताऊं आपको, रेड ब्लू ग्रीन तीनों एग्जांपल में कोई एक पूछो यदि कंफ्यूजन है तो। सर कंफ्यूजन तो तीनों में है, यदि ऐसी स्थिति हो तब भी पूछो। जिनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करो जल्दी। बहुत बढ़िया, दुष्यंत, वेदांत, दिव्यांशु, कीर्ति, वेदांत, सुशांत, आर्यन, बहुत बढ़िया अबरार, बहुत बढ़िया कार्तिक, कृतिका, महक, विशाल, आपके समझ में आया? निकिता, पलक, एक बार और समझाऊं? निकिता बहुत बढ़िया, पलक आपको एक बार और समझाऊं? यहां ये पॉइंट यदि आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो आप देखिए इसका फायदा कहां मिलेगा आपको। यदि आपसे कोई कहता है कि एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये 2 kg का है, और ये जो लेंथ है 4 मीटर के रस्सी से बांधा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस पे चक्कर लगा रहा है, कितने स्पीड से? स्पीड है
8 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इस ब्लॉक, इस रस्सी में टेंशन होगा ना, कितना टेंशन होगा? तो ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन आप जानते हैं घूमते वक्त होता है कितना, v²/r। ये देगा एक्सेलरेशन कौन, नॉर्मल या mg तो देगा नहीं। यदि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो mg होगा नीचे की तरफ और नॉर्मल होगा सरफेस पे बाहर की तरफ, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जमीन पे ये घुमाया जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, रस्सी में बंधा हुआ ब्लॉक। तो टेंशन किसके बराबर लिख दोगे, m इंटू ए सेंट्रीपिटल, क्योंकि F बराबर ma होता है ना, तो इस तरफ तो एक ही फोर्स बचा, T बराबर m इंटू ए सेंट्रीपिटल। तो T बराबर हो जाएगा mv²/r, mv²/r, m v², r के बदले ये 4, ये 64/2, 32 न्यूटन का टेंशन यहां होगा धागे में। तो आपको यदि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखता है तो आप ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यदि यहां ओमेगा केवल दिया गया होता, ओमेगा होता 3 रेडियन पर सेकेंड, और ये ब्लॉक घूम रहा होता सर्कुलर पाथ पे, ओमेगा दिया गया है, और रेडियस होता 1 मीटर, और ये 9 kg का ब्लॉक होता जमीन पे रखा हुआ, तो आप बताओ कि टेंशन कितना होता। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं ω²r, और आपको टेंशन पता करना है कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, सॉल्व करते वक्त लिखने वाले हैं T = m इंटू ए सेंट्रीपिटल, m इंटू ω²r। सर अभी v²/r क्यों नहीं लिखा? अरे यार, जब ओमेगा दिया हुआ है, v दिया ही नहीं गया है, तो मैं v²/r से बेहतर है ω²r सोचूं। m अवेलेबल है 9, ओमेगा अवेलेबल है 3, और r ओमेगा का स्क्वायर, और r अवेलेबल है 1, 81 न्यूटन होगा अभी टेंशन। या तो आपके पास ओमेगा अवेलेबल हो, और नहीं तो आपके पास v अवेलेबल हो, ऐसे आप काम कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रस्सी से आपने 2 ब्लॉक को बांधकर, ये भी m और ये भी m, और एक सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हो, ये L ये भी L, या ये 2L। अब देखिए, दो अलग अलग धागों में टेंशन अलग अलग होगा, और टेंशन का डायरेक्शन आप जानते हैं, वो केवल खींचता है ऑब्जेक्ट, और इनके अलग अलग सर्कुलर पाथ देखिए आप, अलग अलग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए आप, डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ ही देखोगे आप। तो पहला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ω²L, और दूसरा वाला है ω² इंटू 3L। 3L क्यों? क्योंकि उसका जो रेडियस है वो है 3L, ω²r। और अब यदि आपसे कोई कहता है कि T1 T2 का वैल्यू बताओ, तो यहाँ T2 किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए सेंट्रीपिटल डैश, m इंटू ω² इंटू 3L। और यदि कोई कहे T1 कितना होगा, तो T1 डायरेक्ट नहीं बोल सकते, यहाँ T1 और T2 में T1 को बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, m ω²L। यहाँ से T1 T2 के बदले जो आया था 3m ω²L रख दोगे, तो आपको T1 भी पता चल जाएगा, 4m ω²L। तो आपको T1 पता चल गया, आपको T2 पता चल गया यहाँ पर। तो इस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ, कि जब ब्लॉक के नॉर्मल और mg बैलेंस है, वो तो ये तो सर्कुलर पाथ पे जब घूमता देख रहे हो तो धागे का ही गणित है, धागा काट दो, इनका सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन के टाइम पे धागे में टेंशन जरूर है, दो अलग अलग धागे हैं तो अलग अलग टेंशन। जब आप आउटर धागे, आउटर ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर केवल एक टेंशन T2 है, T2 m ω² r2 रेडियस जो है उसका वो 3L। सर दोनों के ओमेगा क्या एक ही जैसे लोगे आप? तो दोनों का एक चक्कर लगाने में एक ही जैसा टाइम लगेगा, तो ओमेगा एक ही जैसा तो होगा, एक चक्कर साथ में ही कंप्लीट करेंगे ना। तो ओमेगा क्या लिखोगे, 2π/t, तो वो तो सेम ही आएगा 2π/t। सर 2π/t क्यों? अरे यार टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड तो यही था ना, θ/ओमेगा, 2π/ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो गया 2π/t। टाइम एक ही साथ चक्कर लगाएगा ना दोनों ब्लॉक,
एक समय में इनके एक चक्कर कंप्लीट होंगे, ओमेगा तो एक जैसा ही होगा। सर तो क्या लीनियर वेलोसिटी भी एक जैसा होगा ना? भी अलग अलग होगा, एक का भी होगा ओमेगा एल, दूसरे का भी होगा ओमेगा इंटू 3l। तो सर क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? वो तो वैसे भी दिख रहा है, देखो ना, एक में है ओमेगा स्क्वायर एल, एक में है ओमेगा स्क्वायर 3l। तो आपको जब सर्कुलर मोशन में काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने ध्यान रखा कि डायरेक्शन बदलना है, डायरेक्शन बदलता दिख रहा है तो एक एक्सेलरेशन वहां जरूर होगा, और वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, इंस्टेंटेनियस जो सेंटर है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका नाम देते हैं, उसका वैल्यू v²/r लिखते हैं। क्योंकि किसी इंस्टेंट पे है, ये मत सोचने लगना कौन सा भी, किसी इंस्टेंट पे जो भी है वो भी। यदि आपको घूमते दिख रहा है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, तो वहां सेंट्रीपिटल के बारे में तैयार रहिए कि सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल होगा यदि स्पीड बदल रहा है। अगले टर्न पे उसकी चर्चा करते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। रोटेशन के एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल देखो, उसे कम से कम बनाओ। रोटेशन सर्कुलर में अभी मत जाना, रोटेशन वाले चैप्टर को ढंग से ट्राई करो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।